नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस ने सशस्त्र बलों में संयुक्त कार्य संस्कृति विकसित करने पर जोर दिया। यूरोपीय परिषद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नियमों को अंतिम मंजूरी दी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। एक अध्ययन में मनुष्यों और कुत्तों के वृषण कोश में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी का पता चला है। रेंजलैंड्स और चरवाहों पर ग्लोबल लैंड आउटलुक थीमेटिक रिपोर्ट जारी की गई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ ने सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा के लिए वित्त पोषण की कमी पर वर्किंग पेपर जारी किया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस ने सशस्त्र बलों में संयुक्त कार्य संस्कृति विकसित करने पर जोर दिया। हाल ही में एक व्याख्यान देते हुए सीडीएस ने कहा है कि तीनों सेनाएं जॉइंट ऑपरेशनल स्ट्रक्चर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में तीनों सेनाओं में एक संयुक्त कार्य संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस जॉइंट ऑपरेशनल स्ट्रक्चर को जॉइंटनेस 2.0 नाम दिया है। सीडीएस ने कहा कि व्यवहारिक एकीकृत थिएटर कमान यानी आईटीसी के निर्माण के लिए जॉइंटनेस यानी संयुक्तता की भावना और इंटीग्रेशन यानी एकीकरण पूर्व आवश्यकताएं हैं। चलिए सबसे पहले एकीकृत थिएटर कमान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। थिएटराइजेशन में थल सेना, नौसेना और वायुसेना का एकीकृत त्रिसेवा संगठन बनाया जाता है। यह संगठन एक भौगोलिक क्षेत्र में युद्ध अभियानों में संयुक्त ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कार्यभार भी शामिल है। इसके तहत तीनों सेनाओं की परिसंपत्तियों को एक थिएटर कमांडर के अधीन रखा जाएगा। यह ऑपरेशनल प्लानिंग में संयुक्तता की भावना और युद्ध के दौरान अधिक तालमेल सुनिश्चित करने हेतु टास्क पूरा करने के लिए आवश्यक है। ऐसी एकीकृत कमानों का गठन ऑपरेशनल कार्यों को रेज ट्रेन सस्टेन यानी आरटीएस और अन्य प्रशासनिक कार्यों से जुड़े दायित्वों से अलग कर देगा। आपको बता दें, रेज ट्रेन सस्टेन से आशय है नियुक्ति, प्रशिक्षण आदि से जुड़े दायित्व। चलिए भारत में सशस्त्र बलों की वर्तमान संरचना के बारे में समझते हैं। मौजूदा कमानों की संख्या 19 है। इनमें 17 एकल सेवा आधारित कमान है। इनमें थल सेना के साथ, वायुसेना के साथ और नौसेना के 3 कमान हैं। अंडमान और निकोबार कमान तथा सामरिक बल कमान त्रिसेवा कमान के रूप में कार्य करती हैं। सामरिक बल कमान यानी स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमान के पास भारत के परमाणु हथियारों के प्रबंधन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। खबर में आगे बढ़ते हैं और सशस्त्र बलों के एकीकरण के लिए किए गए उपाय जानते हैं। संस्थागत उपायों की बात करें तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाया गया है। रक्षा मंत्रालय के तहत सैन्य कार्य विभाग का गठन किया गया है। इसे तीनों सेनाओं के लिए खरीद, प्रशिक्षण, स्टाफिंग आदि में जॉइंटनेस को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया है। विधायी उपायों में अंतर सेवा संगठन, कमान नियंत्रण और अनुशासन अधिनियम 2023 लागू किया गया है और अन्य उपायों में मुख्यालय एकीकृत डिफेंस स्टाफ कार्यालय के तहत डिफेंस स्पेस एजेंसी गठित की गई है। अंत में एकीकृत थिएटर कमान आईटीसी के निर्माण में आई चुनौतियां जान लेते हैं। देश में समन्वित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का अभाव है। देश की तीनों सेनाओं के बीच हथियारों और उपकरणों के संयुक्त उपयोग या आदान प्रदान से जुड़ी समस्याएं मौजूद हैं। विशेष रूप से वायुसेना के पास और अलग अलग भूमि आधारित थिएटर्स, समुद्री थिएटर्स आदि के मामले में संसाधन सीमित हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। यूरोपीय परिषद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नियमों को अंतिम मंजूरी दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर ये नियम विश्व में अपनी तरह के पहले नियम हैं। इन नियमों का उद्देश्य पूरे यूरोपीय संघ में सुरक्षित और विश्वसनीय एआई सिस्टम विकसित करना तथा ईयू के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करना है। खबर की शुरुआत में नियमों के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। इनके तहत जोखिम आधारित अप्रोच के अनुपालन की बात कही गई है। इसका अर्थ है कि समाज को नुकसान पहुंचने का जोखिम जितना अधिक होगा, नियम भी उतने ही सख्त होंगे। नियमों में एआई सिस्टम के लिए जोखिम के 4 स्तरों को परिभाषित किया गया है। पहला है अस्वीकार्य जोखिम। ये ऐसे जोखिम हैं जो यूरोपीय संघ के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। दूसरा है उच्च जोखिम यानी नियमों के अनुरूप होने के मूल्यांकन की आवश्यकता और निगरानी। ये ऐसे जोखिम हैं जो स्वास्थ्य, सुरक्षा, मौलिक अधिकार आदि पर प्रभाव डाल सकते हैं। अगला है विशिष्ट पारदर्शिता जोखिम यानी सूचना और पारदर्शिता दायित्वों की आवश्यकता। इसमें हेरफेर,
प्रतिरूपण आदि का जोखिम शामिल है। और अंत में है कम जोखिम, यानी कोई विशिष्ट नियम नहीं। इसमें सामान्य AI सिस्टम से जुड़े जोखिम शामिल है, जैसे स्पैम फिल्टर। सामान्य प्रयोजन AI GPAI की बात करें तो प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न नहीं करने वाले GPAI मॉडल्स पर कम नियम लागू होंगे। हालांकि प्रणालीगत जोखिम वाले GPAI मॉडल्स को सख्त नियमों का पालन करना होगा। नस्लीय और लैंगिक पूर्वाग्रह से निपटने की दिशा में पूर्वाग्रह परिणाम देने के जोखिम को कम करने के लिए उच्च जोखिम वाली प्रणालियों को पर्याप्त प्रतिनिधि डेटा सेट से लैस करने की आवश्यकता है। AI के प्रतिबंधित उपयोगों की बात करें तो इनमें संवेदनशील विशेषताओं के आधार पर बायोमेट्रिक वर्गीकरण प्रणाली, फेशियल रिकॉग्निशन डेटाबेस बनाने के लिए इंटरनेट से चेहरे की छवियों को स्क्रैप करना और कार्यस्थल और शैक्षणिक संस्थाओं में भावनाओं की पहचान करने वाली प्रणाली आदि शामिल हैं। चलिए अब खबर के अंत में AI के विनियमन के लिए वैश्विक स्तर पर मौजूद अन्य उपायों के बारे में जान लेते हैं। ब्लेचली घोषणा पत्र 2023, इसमें AI में शामिल जोखिमों और जिम्मेदारियों को व्यापक एवं सहयोगात्मक रूप से स्पष्ट किया गया है। यह कार्य वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने पर अधिक ध्यान केंद्रित करके किया जाएगा। भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी GPAI का नई दिल्ली मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2023 सुरक्षित, संरक्षित और विश्वसनीय AI को आगे बढ़ाने पर GPAI के सदस्यों के बीच आम सहमति बनी है। और अंत में हिरोशिमा AI प्रोसेस, इसे G7 में शामिल देशों ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य AI के विनियमन पर आगे की राह तय करना है। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। शुरुआत करते हैं CCI के बारे में जानकारी प्राप्त करने से। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन 2009 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत किया गया था। हालांकि आरंभ में इसका गठन 2003 में कर दिया गया था, परंतु एंटी ट्रस्ट से संबंधित नियम तथा विलय और अधिग्रहण से संबंधित विनियम संबंधी मूल प्रावधान 20 मई 2009 को लागू हुए थे। इसी के बाद इसे प्रवर्तन संबंधी और विनियामक शक्तियां प्राप्त हुई थी। इसकी संरचना की बात करें तो इसका एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। खबर में आगे बढ़ते हैं और CCI के कार्य जानते हैं। सबसे पहला है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्यों पर रोक लगाना। उदाहरण के लिए एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम में अपनी वर्चस्वपूर्ण स्थिति का दुरुपयोग करने के कारण 2022 में गूगल पर जुर्माना लगाया गया था। दूसरा है बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उसे बनाए रखना। उदाहरण के लिए ऐप डेवलपर्स को एप्पल की ही इन ऐप भुगतान प्रणाली का उपयोग करने के लिए मजबूर करने हेतु एप्पल के खिलाफ CCI ने जांच की थी। तीसरा है उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। चौथा है भारत के बाजारों में अन्य प्रतिभागियों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। यह देश में किसी भी कानून के तहत स्थापित वैधानिक प्राधिकरण से आग्रह प्राप्त होने पर प्रतिस्पर्धा संबंधी मुद्दों पर राय भी प्रदान करता है। चलिए CCI के समक्ष चुनौतियों पर एक नजर डालते हैं। पहला है क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दे। इसके कई कार्य दूरसंचार के मामले में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी TRAI, प्रतिभूति बाजार के मामले में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी SEBI जैसे विनियामकों के दायरे में भी आते हैं। इससे दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है। और दूसरा है डिजिटल स्पेस में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना। बाजार हिस्सेदारी के आधार पर बाजार की शक्ति का आकलन करने के पारंपरिक तरीके नेटवर्क प्रभाव, सीमा पार मुद्दों आदि के कारण डिजिटल स्पेस में अधिक प्रभावी साबित नहीं हो सकते हैं। खबर के अंत में आगे की राह भी समझ लेते हैं। CCI की भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और अधिकार क्षेत्र को अन्य क्षेत्रों के विनियामकों की भूमिकाओं, जिम्मेदारियों एवं अधिकार क्षेत्र से स्पष्ट रूप से अलग करने की आवश्यकता है। CCI को अधिक प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल स्पेस में विशिष्ट कार्यप्रणाली और व्यापार मॉडल आदि की समझ में सुधार करना चाहिए। चलिए अब रुक करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। एक अध्ययन में मनुष्यों और कुत्तों के वृषण कोश यानी टेस्टिकल्स में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी का पता चला है। शोधकर्ताओं ने कुत्तों और मानव दोनों के वृषण कोश में 12 प्रकार के माइक्रोप्लास्टिक्स पाए हैं।
खबर के शुरुआत में अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। मनुष्यों और कुत्तों की नर प्रजनन प्रणाली में प्रमुख पॉलीमर प्रकार के माइक्रोप्लास्टिक्स अपेक्षाकृत समान अनुपात में पाए गए हैं। इनमें पॉलीथीन प्रकार के पॉलीमर का अनुपात अधिक है। यह अध्ययन इस तथ्य को रेखांकित करता है कि माइक्रोप्लास्टिक से शुक्राणुओं की संख्या में संभावित कमी हो सकती है। साथ ही पुरुष प्रजनन क्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। माइक्रोप्लास्टिक के बारे में बात करें तो माइक्रोप्लास्टिक 5 मिलीमीटर से कम लंबाई के छोटे प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं। ये मनुष्यों सहित सभी जीवों के लिए हानिकारक होते हैं। माइक्रोप्लास्टिक की 2 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी है प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स। ये व्यावसायिक उपयोग के लिए डिजाइन किए गए छोटे प्लास्टिक कण होते हैं। इनके उदाहरण हैं सौंदर्य प्रसाधन, टूथपेस्ट आदि में प्रयुक्त माइक्रोबीड्स, परिधानों और अन्य प्रकार के वस्त्र उत्पादों से निकलने वाले माइक्रोफाइबर। दूसरी श्रेणी है सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। ये ऐसे कण हैं जो पानी की बोतल जैसे बड़े आकार के प्लास्टिक उत्पादों का क्षरण होने से उत्पन्न होते हैं। चलिए अब माइक्रोप्लास्टिक के प्रभावों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। मानव स्वास्थ्य जोखिम। माइक्रोप्लास्टिक्स पोषण चक्र के जरिए और जैव आवर्धन के माध्यम से मनुष्यों तक पहुंचता है। यह अंतःस्रावी व्यवधान, वजन बढ़ाना, इंसुलिन प्रतिरोध, प्रजनन स्वास्थ्य में गिरावट, कैंसर जैसी बीमारी का कारण बन सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले माइक्रोप्लास्टिक्स मानव रक्त, फेफड़े, स्तन के दूध और प्लेसेंटा में भी पाए गए हैं। वन्य जीवों को नुकसान। इन्हें जब वन्य जीवों द्वारा इनटेक किया जाता है तो इसके विषाक्त और यांत्रिक दोनों प्रभाव होते हैं, जैसे आहार सेवन में कमी होना, दम घुटना, व्यवहार में परिवर्तन और आनुवांशिक परिवर्तन, और अंत में पर्यावरण प्रदूषण। माइक्रोप्लास्टिक्स विश्व में सभी जगह मौजूद है और प्रकृति में स्वयं नष्ट नहीं होते हैं। इसलिए ये पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं और जैविक गतिविधियों में गिरावट का कारण बनते हैं। खबर के अंत में माइक्रोप्लास्टिक को कम करने के लिए किए गए उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भारत द्वारा किए गए उपायों की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 अधिसूचित किए गए हैं। इसके अलावा खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने प्रोजेक्ट रीप्लान शुरू किया है। इसके साथ ही पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए लाइफ मिशन शुरू किया गया है। वैश्विक उपायों की बात करें तो काउंटर मेजर 2 प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। प्लास्टिक प्रदूषण और समुद्री अपशिष्ट पर वैश्विक भागीदारी यानी GPML लॉन्च की गई है, और साथ ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने प्लास्टिक पहल शुरू की है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। रेंजलैंड्स और चरवाहों पर ग्लोबल लैंड आउटलुक थीमेटिक रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट मरुस्थलीकरण रोकथाम पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी UNCCD ने जारी की है। यह रिपोर्ट रेंजलैंड और वहां निवास करने वाले मानव समुदायों, विशेष रूप से चरवाहों के बीच संबंधों पर केंद्रित है, ताकि रेंजलैंड संरक्षण के लिए बेहतर उपायों की पहचान की जा सके। रेंजलैंड या प्रक्षेत्र प्राकृतिक या अर्ध प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हैं। यहाँ मवेशी और वन्य जीव या केवल मवेशी या केवल वन्य जीव चराई करते हैं। इनमें आमतौर पर कई प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र शामिल होते हैं, जैसे घास के मैदान, सवाना, झाड़ियां, शुष्क भूमि, रेगिस्तान, स्टेपी, पहाड़, खुले वन, कृषि, वानिकी प्रणालियां आदि। सबसे पहले रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। रेंजलैंड्स पृथ्वी की स्थलीय सतह के 54% से अधिक भाग पर विस्तारित हैं। 78% रेंजलैंड्स शुष्क भूमि पर अवस्थित हैं। ऐसा अनुमान है कि 50% रेंजलैंड्स क्षरित हो चुकी हैं। इनमें मृदा की उर्वरता और पोषक तत्वों में कमी, अपर्दन, लावणता, क्षारीयता और मृदा के संहनन से पौधों की वृद्धि के बाधित होने जैसे संकेत दर्ज किए गए हैं। रेंजलैंड के क्षरण के मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि और शहरी विस्तार के कारण भूमि उपयोग में परिवर्तन, खाद्य, फाइबर और ईंधन की मांग में तीव्र व अधिक वृद्धि, अत्यधिक चराई, अनुपयोगी होने के कारण त्याग तथा अति दोहन को बढ़ावा देने वाली नीतियां। खबर में आगे बढ़ते हैं और भारत में रेंजलैंड भूमि की स्थिति जानते हैं। भारत में रेंजलैंड लगभग 121 मिलियन हेक्टेयर में विस्तारित है। साथ ही लगभग 100 मिलियन हेक्टेयर भूमि का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है।
भारत में सरकारी नीतियों में चरवाहों को अधिक महत्व नहीं दिया गया है। इसकी वजह से उनके भूस्वामित्व अधिकार सुरक्षित नहीं है और वे साझा संसाधनों का लाभ भी नहीं उठा पा रहे हैं। कई राज्यों में चरवाहों को जंगलों और संरक्षित क्षेत्रों में जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। खनन और ऊर्जा परियोजनाएं भी उनके समक्ष रेंजलैंड्स में मौजूद महत्वपूर्ण संसाधनों को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करती हैं। चलिए अब रेंजलैंड के महत्व पर एक नजर डालते हैं। भूमि क्षरण रोकने में इनकी प्रमुख भूमिका है। रेंजलैंड्स पशुधन उत्पादन प्रणालियों में बड़े पैमाने पर योगदान करती हैं और 16% वैश्विक खाद्य उत्पादन में हिस्सेदारी करती हैं। विश्व के 1/3 जैव विविधता हॉटस्पॉट्स रेंजलैंड्स में मौजूद हैं। इसके अलावा रेंजलैंड्स पोषक तत्व पुनर्चक्रण, कार्बन पृथक्करण, मनोरंजन और पारिस्थितिकी पर्यटन जैसी कई पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करती हैं। अंत में रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें भी जान लेते हैं। एकीकृत जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन रणनीतियां अपनाने की जरूरत है। इससे चरवाहा समुदायों की आपदाओं से निपटने की क्षमता में वृद्धि होगी। रेंजलैंड्स का अन्य प्रकार की भूमि में रूपांतरण और भूमि उपयोग परिवर्तन को रोकने की जरूरत है। ऐसे परिवर्तन रेंजलैंड्स की विविधता को कम करते हैं और कई प्रकार की सेवाएं देने की इनकी क्षमता को क्षीण करते हैं। पशुचारण आधारित ऐसी रणनीतियों और उपायों को अपनाने की जरूरत है जो रेंजलैंड्स को नुकसान पहुंचाने वाले कारणों को कम कर सकें। चलिए अब रुक करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा के लिए वित्त पोषण की कमी पर वर्किंग पेपर जारी किया। इस रिपोर्ट में विश्व के 133 निम्न और मध्यम आय वाले देशों यानी LMICs में सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा USP सुनिश्चित करने के लिए वित्त पोषण में कमी का अनुमान लगाया गया है। सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा यानी यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन USP के बारे में बात करें तो सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा का अर्थ सभी नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु बनाई गई नीतियों का सेट है। गौरतलब है कि सामाजिक सुरक्षा वास्तव में एक समाज या सरकार द्वारा व्यक्तियों और परिवारों को दी जा रही स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं एवं आय सुरक्षा की गारंटी है। ये सुरक्षाएं विशेष रूप से वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, बीमारी हित लाभ, मातृत्व हित लाभ आदि से संबंधित होती हैं। इसमें 5 प्रमुख सामाजिक सुरक्षा गारंटियां शामिल होती हैं। ये हैं बाल सामाजिक सुरक्षा, आंशिक और पूर्ण दिव्यांगता से जुड़ी सुरक्षा, नवजात शिशुओं की माताओं को हित लाभ, वृद्ध जन सुरक्षा और बेरोजगारी भत्ता। आपको बता दें कि इनमें स्वास्थ्य देखभाल भी शामिल है। चलिए अब वर्किंग पेपर के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवर्ष उनके सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के 3.3% के बराबर वित्त पोषण की कमी है। इसका अर्थ है कि इन्हें प्रतिवर्ष अतिरिक्त 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। 2024 में सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज हासिल करने के लिए इन देशों को उनके वार्षिक सरकारी व्यय का 10.6% अतिरिक्त सरकारी व्यय आवंटन जरूरी है। इसके अलावा भारत को सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज सुनिश्चित करने के लिए 135.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। भारत में यह कवरेज सुनिश्चित करने के लिए GDP के 3.3% और सरकारी व्यय के 11.8% के बराबर वित्त पोषण की कमी है। वित्त पोषण की कमी की समस्या के समाधान हेतु रणनीतियों की बात करें तो घरेलू संसाधन जुटाने का प्रयास करना चाहिए। इनमें कर राजस्व में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा अंशदान में बढ़ोतरी करना शामिल है। इसके अलावा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ईंधन सब्सिडी समाप्त कर देनी चाहिए। साथ ही कार्बन उत्सर्जन मूल्य निर्धारण से जुड़ी योजनाएं शुरू करनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी और वित्तीय भ्रष्टाचार से प्राप्त गैर कानूनी धन के लेन देन को समाप्त करने की जरूरत है। इसके साथ ही संप्रभु ऋण से प्रभावी ढंग से निपटना चाहिए और नए अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण तंत्र का निर्माण करना चाहिए। आइए खबर के अंत में अब भारत में सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज की दिशा में किए गए उपायों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 बनाई गई है। इसमें सामाजिक सुरक्षा कवरेज को प्रगतिशील बनाने का प्रयास किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा लागू किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी प्रदान करना है।
इसके अलावा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP चलाया जा रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। हमारे आज के व्यक्तित्व है बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी एवं राष्ट्रवादी नेता थे। उनका जन्म सिलहट में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। वे 3 महान अतिवादी राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानियों की तिकड़ी में से एक थे। इस तिकड़ी को लाल पाल बाल के नाम से जाना जाता है। इस तिकड़ी में शामिल अन्य 2 स्वतंत्रता सेनानी थे, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। ये 3 अतिवादी गरम दल से संबंधित थे। उनके प्रमुख योगदान की बात करें तो उन्होंने स्वदेशी और स्वराज की अवधारणाओं को लोकप्रिय बनाया था। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के हिंदू राष्ट्रवाद की जगह समग्र देशभक्ति का प्रचार किया था। बिपिन जी को वंदे मातरम राजद्रोह मामले में 6 माह की जेल की सजा हुई थी। उन्होंने बंगाल वैष्णववाद दर्शन पर पुस्तकें लिखी थी। उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें वंदे मातरम, न्यू इंडिया, हिंदू रिव्यू आदि हैं। हम इनसे राष्ट्रवाद, देशभक्ति, पंथ निरपेक्षता, बुद्धिवाद आदि जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में बहरीन के मनामा में अरब लीग शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने गाजा में युद्ध विराम और क्षेत्रीय एकता की अपील की है। भारत अपना स्वयं का सॉवरेन AI विकसित करने का विचार कर रहा है। नई दिल्ली में प्रोजेक्ट उद्भव के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रोजेक्ट उद्भव को 2023 में लॉन्च किया गया था। यह भारतीय थल सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया यानी USI के बीच एक सहयोग है। हाल ही में केरल के मलप्पुरम में नेग्लेरिया फाउलेरी के संक्रमण से एक लड़की की मृत्यु हो गई। नेग्लेरिया फाउलेरी एक प्रकार का अमीबा है जो मिट्टी, गर्म ताजे जल की झीलों, नदियों और गर्म झरनों में पाया जाता है। कोलंबिया के शोधकर्ताओं के एक नए अध्ययन के अनुसार फेरोप्टोसिस नामक कोशिका मृत्यु कोविड-19 के मरीजों में फेफड़ों की गंभीर बीमारी का कारण थी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII ने अफ्रीका को R21 या मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन का निर्यात शुरू कर दिया है। मलेरिया एक घातक बीमारी है। यह बीमारी प्लाज्मोडियम जीन्स के एकल कोशिका वाले परजीवी के कारण होती है। यूरोपीय संघ ने ईरानी राष्ट्रपति को ले जा रहे हेलीकॉप्टर का पता लगाने के लिए अपनी कोपरनिकस इमरजेंसी मैनेजमेंट सर्विस का इस्तेमाल किया। विश्व आर्थिक मंच ने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक यानी TTDI 2024 जारी किया है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।